नमः संस्कृताय बच्चों, आप सबका मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में वर्णों के उच्चारण स्थान पर बात करेंगे कि किन वर्णों का क्या क्या उच्चारण स्थान होता है। वर्णों का उच्चारण स्थान बताने वाला पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। यह सूत्र कहता है आकार कु, यहाँ पर जो कु है, कु का अर्थ होता है का वर्ग। का वर्ग में 5 ध्वनियाँ आती हैं, का, खा, गा, घा, इंग्या। हकार, अगला वर्ण है हकार। हकार मतलब हा। विसर्ग, और ये जो विसर्ग वर्ण होता है, विसर्ग चिन्ह होता है, 2 बूंदियाँ रखी जाती हैं इसके लिए, इसको विसर्ग कहते हैं। अब जैसे आकार है तो जो वर्णों को बताने के लिए हम उसमें कार शब्द जोड़ देते हैं। जैसे आ है, आ को बताने के लिए व्याकरण में आकार कहा जाता है। इसी प्रकार अगर ई वर्ण को बताना है तो उसके लिए हम कहेंगे इकार। उ वर्ण को बताना है तो उसके लिए कहेंगे उकार। इसी प्रकार हा वर्ण को बताने के लिए हकार कहा जाता है। तो कितने हो गए? आकार आ, कु मतलब काबर, का खा गा इंग्या, हकार हा और विसर्ग। इन 1 2 3 4 इन 4 वर्णों का, इन चारों का उच्चारण स्थान होता है कंठ। अब आ है, आ का मतलब है आ के जितने 18 भेद हैं उन सभी 18 भेदों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। का खा गा घा इंग्या, इन 5 वर्णों का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है। हकार मतलब हा और विसर्ग, इन सबका उच्चारण स्थान कंठ होता है। उच्चारण स्थान बताने वाला दूसरा सूत्र है इचु यसा नाम तालु। ये सूत्र कहता है इकार चू, चू मतलब चा वर्ग। चा वर्ग में भी 5 ध्वनियाँ आती हैं, चा, छा, जा, झा, ञा, चा वर्ग। यकार, और 3 सा होते हैं, उसमें से पहला सा जिसको हम लोग बड़ा सा भी कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान भी होता है तालु। तो इकार, इकार का मतलब है ई के 18 भेद। उन सभी 18 भेदों का चा, छा, जा, झा, या, जो कि ध्वनि के अंतर्गत आती है, और सकार, इन सब का उच्चारण स्थान होता है तालु। मतलब ये सभी ध्वनियाँ ताल स्थानीय हैं। उच्चारण स्थान बताने वाला तीसरा सूत्र है ऋटु रसानाम मूर्धा। ये सूत्र कहता है ऋकार, ऋकार, टावर्ग, टावर्ग में भी 5 ध्वनि आती हैं, टा, ठा, डा, ढा, ना। रेफ, सभी वर्णों को बताने के लिए ककार, खकार, गकार, मतलब उसमें कार शब्द जोड़ा जाता है। लेकिन रा को बताने के लिए उसको रकार नहीं बोला जाता, अपितु तो रेफ कहा जाता है। रेफ का मतलब है रा। और मूर्धन्य शकार, शकार, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। तुर्री के 18 भेद होते हैं, इन सभी 18 भेदों का, और टाठा, डाढ़ा, ना, रा, और इस पेटफरवा सा, जिसको साधारण भाषा में पेटफरवा सा भी कहते हैं, इन सब का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। मतलब ये सभी मूर्धन्य स्थानीय ध्वनियाँ हैं। अगला सूत्र है लृतुलसानाम दंताः। ये सूत्र कहता है लृकार, तावर्ग, तू मतलब तावर्ग, दंती सकार, चूँकि इसका उच्चारण स्थान दंत होता है इसलिए इसको दंती सकार कहते हैं।
इनका लितु लसा नाम और ला भी है इसमें। इन सबका उच्चारण स्थान होता है दंत। ये सभी दंत स्थानीय ध्वनियाँ हैं। लिकार का मतलब लिट के कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं, क्योंकि लृ जो वर्ण है इसका दीर्घ भेद नहीं होता है, सिर्फ ह्रस्व और प्लुत भेद ही होते हैं। इस प्रकार से लृ के 12 भेद। तू तावर्ग मतलब 5 वर्ण, ताथा दाथा न, सकार और ला, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है। ये दंत स्थानीय ध्वनियाँ हैं। अगला सूत्र है उपपधमानीय नाम ओष्ठों। इसमें उ, पु और उपधमानीय नाम ओष्ठों। तो छोटा उ और छोटा उ दोनों मिलकर के दीर्घ उ यहाँ पर हो गया है। तो उपधमानीय नाम ओष्ठों, ये सूत्र कहता है उकार। पु, पु मतलब पावर्ग, पावर्ग। और उपधमानीय ध्वनियाँ होती हैं। उपधमानीय ध्वनियाँ 2 हैं, पा और उपधमानीय फा। ये 2 ध्वनियाँ उपधमानीय कहलाती हैं। तो उकार, पु मतलब पावर्ग, और उपधमानीय ध्वनियाँ जो 2 हैं, उपधमानीय पा और उपधमानीय फा। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब उकार का मतलब है उकार के 18 भेद। उकार के भी 18 भेद होते हैं। और पु, पा, फा, बा, भा, मा, उपधमानी पा, उपधमानी फा, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ये ओष्ठ स्थानीय ध्वनियाँ हैं। अगला सूत्र है यम गणना नाम नासिका चा। तो या, मा, इंग्या, ड़ा, ना, ये 5 ध्वनियाँ हैं। इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। चा का मतलब है और, मतलब नासिका होता है और इनका अपना अपना उच्चारण स्थान भी होता है। जैसे इया है, इसका उच्चारण इचु ऐसा नाम तालु, वहाँ पर तालु बताया गया था, क्योंकि चू, चू मतलब चा वर्ग, जो या वर्ण है चा वर्ग में आता है। चा वर्गीय वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो या का उच्चारण स्थान तालु, तालु के साथ साथ नासिका भी होता है। तो यहाँ पर चा का मतलब यही है। तो इनका अपना उच्चारण स्थान तो होता ही है, साथ ही साथ नासिका भी होता है। तो यहाँ का उच्चारण स्थान तालु और नासिका हो गया। माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, उपधमानीय नाम ओष्ठो, वहाँ पर पू आया था। पू मतलब पावर्ग। ये जो माँ है ये पावर्गीय ध्वनि है, इसलिए उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है प्लस नासिका भी है। इसी प्रकार इंग्या है, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, काखा काका इंग्या, क्योंकि का वर्ग में आता है। तो यह इंग्या का उच्चारण स्थान कंठ होता है, साथ ही साथ नासिका भी होता है। टा, ठा, डाढ़ा, ना, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, साथ ही साथ नासिका भी होता है। ना का उच्चारण स्थान दंत होता है, साथ ही साथ नासिका भी होता है। तो यमगणना नाम नासिका चा, यह सूत्र कहता है न्या, मा, न्या, ड़ा, ना, ये जो 5 ध्वनियाँ हैं इनका अपना अपना उच्चारण स्थान तो होता ही है, साथ ही साथ नासिका भी होता है। अगला सूत्र है यदैतोः कंठ तालु। ये सूत्र कहता है ए और ऐ, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है, जो ए वर्ण है आ और ई के मेल से बनता है। आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु, इसलिए ए का उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालु।
तो इस प्रकार से एकार और ऐकार इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। अगला सूत्र है उदौतोः कंठ ओष्ठम। ये सूत्र कहता है ओ और औ। ओ और औ इन दो वर्णों का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ। इसको भी इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जो ओ होता है वह आ और उ के मेल से बनता है। आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इस प्रकार से ओ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ और ओष्ठ। अगला सूत्र है वकारस्य दंत ओष्ठम। वकार का मतलब है वा। ये जो वा वर्ण होता है इसका उच्चारण स्थान होता है दंत ओष्ठ। अगला सूत्र है जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूलीय दो वर्ण हैं का और जिह्वामूलीय खा। ये जो जिह्वामूलीय का चिन्ह है ये जो जैसे विसर्ग होता है, विसर्ग को आधा अगर काट दिया जाए तो इसका नीचे वाला हिस्सा और इसका ऊपर वाला हिस्सा मिलकर के हो जाता है जिह्वामूलीय। इसी प्रकार ये भी जिह्वामूलीय चिन्ह है। तो जिह्वामूलीय दो वर्ण हैं जिह्वामूलीय का और जिह्वामूलीय खा। इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान होता है जिह्वामूल। जिह्वामूल मतलब ये जिह्वा के मूल से इनका उच्चारण होता है। ये जो जिह्वामूलीय ध्वनियाँ हैं इनका उच्चारण आधा का और आधा खा करके होता है। जैसे मान लीजिए वृक्षः, वृक्षः करोति है। इस तरह से अगर विसर्ग के बाद कभी का आता है तो यहाँ पे विसर्ग का जो उच्चारण होगा वह आधा का होगा, मतलब जिह्वामूलीय का करके होगा। जिह्वामूलीय का और करोति। इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा वृक्षक करोति, मतलब ये जो विसर्ग है इसका उच्चारण आधा का, मतलब जिह्वामूलीय का उच्चारण होगा। जिह्वामूलीय का और करोति। तो इसका उच्चारण कैसे किया जाएगा? वृक्षक करोति। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे वृक्षः पतति है। ये जो पा है इसके पहले विसर्ग है, तो ये जो विसर्ग है इसका उच्चारण कैसे होगा? उपधमानीय पा, मतलब इसका उच्चारण आधा पा करके होगा। तो कैसे उच्चारण होगा? वृक्ष पतति। तो विसर्ग का उच्चारण उपधमानीय पा की तरह इसका उच्चारण होगा। तो वृक्ष पतति, वृक्ष पतति, इस तरह से इसका उच्चारण होगा। इसी प्रकार से फा यहाँ पर फलति हो गया, फलति। तो विसर्ग का उच्चारण उपधमानीय फा करके, मतलब आधा फा इसका उच्चारण होगा। तो वृक्ष फलति ऐसा उच्चारण इसका हो जाएगा। अगला सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वारस्य नासिका। अनुस्वार जो ऊपर बिंदी लगाए जाते हैं उसको अनुस्वार कहते हैं। जैसे मुनिम हो गया या बालकम हो गया, ऊपर जो ये बिंदी लगाई जाती है इसको अनुस्वार कहते हैं। तो जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। नासिका अनुस्वारस्य, इस सूत्र से। अयोग वाह वर्ण। एक इसमें वर्णों में जो विसर्ग होता है इसको अयोग वाह वर्ण कहा जाता है। इसको अयोग वाह क्यों कहा जाता है? आ योग, आ के योग से जो अपने कार्य का वहन करे उसे अयोग वाह वर्ण कहा जाता है। मतलब आ मतलब स्वर, तो स्वरों के योग से जो अपने कार्य का वहन करे। कहने का मतलब है स्वरों के साथ ही इसका प्रयोग
हो सकता है, इसका अकेले स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। तो स्वरों के योग से जो अपने कार्य का वहन करें उसे अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। तो विसर्ग ये अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। पहले सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा था अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। जो विसर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। लेकिन चूंकि विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तभी होगा जब यह आकार के आश्रित होगा। जैसे बालका है, बालका, यहाँ पर का के बाद आ है, का है उसके बाद आ है, तब विसर्ग है। तो यहाँ पर आ का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ होगा, क्योंकि यहाँ पर आ अयोगवाह वर्ण है। तो जिस स्वर के आश्रित होगा वही विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा। अब मान लीजिए मुनिम है, मुनि है, तो यहाँ पर जो विसर्ग है इकार के आश्रित है, ना है, इसके बाद ई है, उसके बाद विसर्ग है। तो यहाँ पर जो विसर्ग है ये इकार के आश्रित है। इकार का उच्चारण स्थान होता है तालु, इसलिए यहाँ पर विसर्ग का भी उच्चारण स्थान होगा तालु। यहाँ पर विसर्ग तालु स्थानीय है। इसी प्रकार मान लीजिए साधु शब्द है, साधु, तो यहाँ पर विसर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ, क्योंकि यहाँ पर जो ऊ है विसर्ग ऊ के आश्रित है, ऊ के बाद है, ऊ का उच्चारण स्थान होता ओष्ठ, इसलिए विसर्ग का भी उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। क्योंकि ये विसर्ग स्वरों के आश्रित है, तो जिस स्वर के आश्रित होगा उस स्वर का ही उच्चारण स्थान विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा। इसलिए विसर्ग को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। अयोगवाह मतलब आ के योग से जो अपने कार्य का वहन करे। चूंकि आ एक स्वर है तो स्वर के योग से जो अपने कार्य का वहन करे उसे अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। तो विसर्ग अयोगवाह वर्ण है। तो इसके विषय में यही सूत्र है अयोगवाहा विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः। ये सूत्र कहता है कि जो अयोगवाह वर्ण होता है वह अपने मतलब जिस स्वर के आश्रित होता है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। अयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः। तो अब हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि विषय आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।